हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेसेस। आई कुलदीप सिंह वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल ऑफ स्मार्ट अचीवर्स, जहां पर हम आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियोस लेकर के आते हैं जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रेगुलर वीडियो अपडेट मिलते हैं। यहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बात सभी को? आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी का एक लेक्चर लेकर के आया हूं। वर्क पावर एनर्जी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जस्ट आफ्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये आता है। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस जो है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर आप जो प्रॉब्लम्स आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में करी हुई हैं उनको यहाँ फिर से आप एक तरीके से सॉल्व करते हो, लेकिन विद अ डिफरेंट अप्रोच, राइट? तो वो हम आज जानेंगे इसमें। लेकिन ये जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के थ्रू हम लोग आप लोगों की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, आपको और ज़्यादा अच्छे स्कोर करने के लिए न केवल मोटिवेट करते हैं बल्कि साथ ही साथ आपको वो बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो तक अगर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने साथ कॉपी और पेन निकाल के इस लेक्चर को तो पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि यकीन मानिए आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसके थ्रू आपको बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और आपका जो टॉपिक है अगर बाई चांस ये कहीं पर भी वीक रह गया होगा तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम एक बार देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर वर्क पावर एनर्जी जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर किए जाते हैं या कवर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी स्टार्ट होती है वर्क से। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी हम पढ़ते हैं। और उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी या कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो सब भी देखते हैं। और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम का भी यहाँ पर हमें डिस्कस करना होता है कि इक्विलिब्रियम में है तो किस तरीके से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया जाता है। और पावर, ये सारे के सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर होते हैं। लेकिन हमको जो डिस्कस करना है वो है बेसिकली आज की क्लास के लिए, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। वो है वर्क एंड कैलकुलेशन ऑफ वर्क। मतलब ये जो हमारी क्लास है आज की, इसमें हम इन दो टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। बाकी जो पिछले टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए उनके लिए लगातार वीडियोस यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। आप बिल्कुल कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं और नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास में आपको पता लग जाएगा। आप रेगुलर इसके टच में रह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द वर्क, यानी इंट्रोडक्शन टू वर्क एंड साथ ही साथ कैलकुलेशन ऑफ वर्क। वर्क को कैलकुलेट कैसे करना है और वर्क का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होता है वर्क, ये बात हम आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में यहाँ से समझेंगे। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक पर बन सकते हैं इन दोनों टॉपिक के साथ वो भी सॉल्व करेंगे। इसमें PYQs भी होंगे, इसमें NCERT क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें नीट JEE मेंस के क्वेश्चंस भी होंगे। हम पूरी तरीके से इस टॉपिक को ऐसे कवर करेंगे जिससे कि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत ना रह जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वर्क। वर्क का एक टिपिकल सा फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, बट मैं डायरेक्टली इस पे जंप नहीं करूंगा। मैं आपसे पहले थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ व्हाट डू वी मीन बाई वर्क। आप अपनी डेली टू डेली लाइफ में भी बहुत बार सुनते हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ या मैं बहुत थक गया हूँ, है ना? आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप देखते हो कि सुबह से लेके 2 घंटे आपने बैठ के पढ़ाई करी, तो आप क्या कहोगे? अरे यार मैंने बहुत वर्क किया है आज एंड आई एम फीलिंग टायर्ड, आई नीड टू टेक सम रेस्ट, राइट? बट वो जो वर्क आपने किया है उसको हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं। यहाँ मैं किस वर्क की बात कर रहा हूँ? यहाँ मैं एक ऐसे वर्क की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई फोर्स इन्वॉल्व हुआ हो, राइट? और उस फोर्स, मतलब जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, वो कोई फोर्स इन्वॉल्व हुआ हो और उस फोर्स की वजह से किसी भी सिस्टम या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट आया हो। क्या बात मैंने बोली? मैंने कहा कि अगर आपको वर्क को, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको एकदम समझते चले जाइए। इस फॉर्मूले पर भी हम आएंगे, बट उससे पहले मैं आपको वर्क के एक बैकग्राउंड पर लेके चलना चाहता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क। वर्क का मतलब है क्या? ठीक है, तो वर्क के मतलब को समझने के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्क के लिए मैंने कहा कि 2 बातें होना जरूरी है। क्या? एक तो फोर्स, कि कोई फोर्स आया हो पिक्चर में, फोर्स, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें अगर हमारे पास में है तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर वर्क हुआ है, और वर्क को अब जानेंगे कि कितना वर्क हुआ, कितना फोर्स था, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कह सकते हैं वर्क हुआ है। फोर्स को हम F से डिनोट कर ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट कर ले रहे हैं। ओके फाइन। तो अब सिंपल सी बात है कि सर जब वर्क का कैलकुलेशन करेंगे या वर्क के बारे में पता करना है कितना वर्क हुआ, तो इन दोनों को ही कहीं ना कहीं हम रखेंगे एक दूसरे के साथ में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। तो वर्क इज कैलकुलेटेड बाई, वर्क जो मिलता है वो मिलता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। फाइन। लेकिन क्या सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप का होता है, आपको पता होगा कौन कौन सा, एक वेक्टर प्रोडक्ट और एक स्केलर प्रोडक्ट। तो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि वर्क एक्चुअली में है कैसी क्वांटिटी। अगर है स्केलर क्वांटिटी, जो कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी स्केलर होना चाहिए, है ना। तो वर्क के लिए मैं अगर एक फॉर्मूला आपको बताना चाहूँ तो वो जो मिलेगा वो मिलेगा फोर्स F और उसका एक स्केलर प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये हमारा वर्क के लिए फॉर्मूला है कि हम इस तरीके से वर्क को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि देखो मैंने ना एक वो किया, क्या किया, मैंने एक फोर्स लगाया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जैसे ये कमरा है जहाँ पर ये हमारा स्टूडियो है ना, इसके चारों तरफ वॉल्स हैं। मैं जाकर के अभी दीवार को बहुत जोर जोर से धक्का लगाने लग जाऊँ, है ना, उस पर फोर्स लगाऊँ, क्या दीवारें कहीं पर भी डिस्प्लेस होंगी? नहीं होंगी, है ना। फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं होगा, राइट। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि जैसे लेट्स से मेरे पास में ये एक रिमोट है, ये अपनी इस जगह पर रखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ और इसको ऊपर उठा लेता हूँ, इसको ऐसे ऊपर उठा दिया। अब ये ऊपर उठा तो आप देख रहे हो कि मैंने फोर्स लगाया, पकड़ा, ऊपर लेके गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर हमारा वर्क हुआ है, ठीक है। तो ये था कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क है, खाली फोर्स है वर्क नहीं होगा। बात समझिए, खाली फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब ये भी देखो कि मान लो बहुत बड़ा पहाड़ है, अब जाओ और उस पर जाकर धक्के लगाने लग जाओ, तो आप पहाड़ पर अगर धक्के लगा रहे हो तो पहाड़ पर धक्के लगाने से ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वहाँ पर वर्क हो जाएगा। वर्क होने के लिए तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। पहाड़ अपनी जगह से कहीं नहीं हटने वाला है, माउंटेन जो है वो कहीं नहीं हटने वाला है फोर्स लगाने से। आपको वहाँ जाकर के अगर पहाड़ को डिस्प्लेस करना है तो वो अलग तरीके हैं, बट आपका जो लगाया गया फोर्स है कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए कहते हैं कि फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो और उन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमें वर्क देता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो मैं यूनिट की बात करूँ, अगर इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, राइट। आपको याद आ रहा होगा कि जूल तो सर एनर्जी की भी यूनिट होती है ना। अगर आपने एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया लिया है क्लास 9th में, तो एनर्जी वाज द जो जूल है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि सर वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या इन दोनों क्वांटिटीज में भी कोई सिमिलैरिटी है आपस में? ठीक है, क्या इन दोनों ही क्वांटिटीज में कुछ सिमिलैरिटी है? बिल्कुल है। अब इसी बात को मैं आपको यहाँ पर आगे बता रहा हूँ, वर्क एंड एनर्जी, क्योंकि आपको पढ़ना है क्या? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम ना बिल्कुल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों का, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि किस हिसाब से ये जो इंट्रोडक्शन है आपके कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा। आप समझिए बात को, है ना। तो वर्क एंड एनर्जी की क्या आपस में रिलेशन है? मैं ये कहूँगा कि वर्क की जो डेफिनेशन है ना, एक्चुअल डेफिनेशन, वहीं से आपको इनका रिलेशन समझ में आ जाएगा। वर्क की एक्चुअल डेफिनेशन है, वर्क की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, वर्क इज अ प्रोसेस, ध्यान से नोट कीजिए इसको, वर्क इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उस प्रोसेस को हम वर्क बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि हम सभी लोग एनर्जी पोजेस करते हैं, विदाउट एनर्जी वी कांट सर्वाइव, है ना। तो जब एनर्जी एक सिस्टम से, एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट पे चली जाएगी, उस प्रोसेस को हम वर्क बोलेंगे। लेकिन इसका जो कॉज है, इस एनर्जी ट्रांसफर का जो कॉज है, वो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है, अगर आपको याद है तो। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी वजह से भी एनर्जी एक सिस्टम से निकल के दूसरे सिस्टम में जाती है। लेकिन
उसको हम वर्क नहीं कहते हैं, उसे हम हीट बोलते हैं, ठीक है। वर्क क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, बट the cause should not be the temperature difference of this energy transfer. Only then we would say that the work is happening. अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये तो एक तरीका है उसको दिखाने का कि फोर्स लगाते हैं, भाई फोर्स लगाने के लिए एनर्जी चाहिए ना। जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो स्टाइलिस है ये यहाँ रखा हुआ है, इसको उठा करके यहाँ पर लेके आया तो मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपने कहा सर वर्क हुआ। लेकिन आपको ध्यान होगा कि ये उठा मैं कैसे पाया हूँ, इसको उठा कब पाया हूँ? इसको मैं तब उठा पाया हूँ जब मैंने अपनी एनर्जी, जो मस्कुलर एनर्जी है, जो मैंने अपने अंदर एनर्जी डाली, उस एनर्जी की वजह से तो उसको उठा पाया हूँ मैं, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो और कोई भारी सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, ठीक है, आपके पास एनर्जी ना हो उसको उठाने लायक, तो क्या आप उसे उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो आपने क्या किया है कि इस पर फोर्स लगा के इसकी सिस्टम की, ये जो मार्कर है, ये जो स्टाइलिस है, इसकी एनर्जी को चेंज किया। पहले इसकी यहाँ पर जब रखा हुआ था तो इसकी एनर्जी कुछ और थी, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास 9 में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट है उसके जो अर्थ का सरफेस है वहाँ से हाइट के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो ये अपनी जो सरफेस है, जो हाइट है, उससे अलग हो रहा है, उससे ऊपर जा रहा है, तो मतलब इसकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी एनर्जी से इसकी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया, इसमें एनर्जी को एडिशनल कुछ एनर्जी दी, और उस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूँ कि वर्क हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है समझने वाली कि हाँ सर, एनर्जी एंड वर्क बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वी वुड से दैट द वर्क हैज़ हैपेंड, दैट द वर्क हैज़ हैपेंड। तो ये हमारी बात को एक तरीके से आप लोग क्लियरली समझ लेंगे। तो ये हमारा एक एनर्जी का ट्रांसफ़र है। अब आप इसमें ये देखिए कि हम जो है, अब वापस से हम अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं जो आपको मैं स्लाइड में स्टार्टिंग में दिखा रहा था कि ये क्या चीज़ है। देखिए, तो यहाँ पर भी लिखा है इन फिजिक्स मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुज कॉज इज नॉट द टेम्परेचर डिफरेंस। ऑब्वियसली दैट्स समथिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। और इसको इसने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ये क्यों लिखा हुआ है? ये तब है कि मान लो जो आप फोर्स लगा रहे हो ना किसी भी ऑब्जेक्ट पर, हो सकता है कि वो एक कांस्टेंट फोर्स हो और हो सकता है वो एक वेरिएबल फोर्स हो। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है कि जितना फोर्स आपने लगा दिया उतना ही लगा रहा, और वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है कि जब आपने उस फोर्स की वैल्यू टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हो। वेरिएबल फोर्स का मतलब यही तो है। वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि जब भी उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो आप लगा रहे हो उसकी वैल्यू टाइम और स्पेस के साथ चेंज हो रही है तो वेरिएबल फोर्स है। तो दो टाइप के फोर्स हो सकते हैं। ये फॉर्मूला जनरल है वर्क के लिए, ये वैलिड है दोनों के लिए, कांस्टेंट के लिए भी और वेरिएबल के लिए। लेकिन अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है जो स्पेस के हिसाब से चेंज नहीं होता, फोर्स इज कांस्टेंट इफ एफ इज कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या होगा? आप इस एफ को बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से, तो वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यस और नो। तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब छोटी सी लेंथ है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट आर, ठीक है। ये वैसा ही है जो मैंने अभी आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बताया था कि एफ डॉट आर दिस इज गोइंग टू बी वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। ओके, इसको हम थोड़ा सा और अगर ओपन कर लें, अगर मैं इसको थोड़ा और ओपन करूं तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ आर कॉस थीटा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए, एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल स्केलर फॉर्म में आ चुका है। ये फोर्स का, ये एफ क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड, आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द थीटा। बात क्या क्लियर हो रही है सभी को? अब इसी के बेस पर, ये जो हमने देखा अभी तक है ना, इसी के बेस पर ही हम वर्क के कैलकुलेशन के बारे में, वर्क के टाइप के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं कि कितने टाइप का वर्क पॉसिबल है, और कुछ ऐसी बातें समझ सकते हैं जिससे हम बहुत क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ऑलराइट, सो नाउ वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कि हम जो है वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अभी तक हमने देख लिया कि वर्क क्या है, वर्क होने के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये दो चीज़ें हमको चाहिए। लेकिन अब उन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने ये भी देख लिया कि उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, वो हमारे वर्क के बारे में बता रहा है, ठीक है, फाइन। अब क्या मैं उस स्केलर प्रोडक्ट को यहाँ से मैं अगर आपको देखूँ दैट वर्क डन इज एफ डॉट एस, राइट, इसका मतलब है एफ एस कॉस थीटा, है ना। इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे? वर्क को मैं लिख सकता हूँ दैट इट इज हाउ मच एफ कॉस थीटा टाइम्स एस, एंड इट इज ऑल्सो वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, राइट।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको लिख के बता रहा हूं दैट इट इज component of force in the direction of displacement and what is this? It can be said component of displacement in the direction of force, राइट ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये क्या लिखा हुआ है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपने इस बात को समझा तो इसका मतलब है साफ साफ कि मान लो किसी भी एक ऑब्जेक्ट जो कि रखा हुआ है सरफेस पर, है ना, ये सरफेस पर रखा हुआ है, अगर इस सरफेस पर मैंने एक फोर्स लगाया कुछ ऐसे, दिस इज द फोर्स विच आई हैव अप्लाइड, नाउ द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस एंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है यहाँ पर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स लगाया आपने इस डायरेक्शन में विच इज थीटा, ये फोर्स है एफ, ये है थीटा, ये है एस। तो एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। ये अगर मैं देखूंगा तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे ही मैं देखूंगा अगर एस कॉस थीटा करूंगा, एस कॉस थीटा मतलब ये एस है, इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एस कॉस थीटा। देखिए जब भी हमें एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग निकालना होता है तो हम उन दोनों के बीच का कोसाइन यूज करते हैं, दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन लगा देते हैं, तो एक वेक्टर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है कि एफ कॉस थीटा और उसके बाद में या फिर एस कॉस थीटा इंटू एफ। ये जो दोनों बातें हमको पता लग रही है ये बता रही है कि एक्चुअली में वर्क कैलकुलेशन के लिए हम एक दूसरे के अलॉन्ग कंपोनेंट निकाल सकते हैं और वही ज़्यादा इजी मेथड होता है। क्योंकि अभी आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखोगे जिसमें कि आपको एक्चुअल में कुछ ज़्यादा आप इजीली तब कर पाओगे जब आपके पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट एक दूसरे के डायरेक्शन के अलॉन्ग हैं। बात समझ में आ रही है? एक दूसरे के अलॉन्ग अगर आप कंपोनेंट लेना सीख गए, समझ में आ गया, तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ वर्क। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चन से हमें अच्छा आइडिया लगेगा। सबसे पहले कैन वी हैव अ नेगेटिव वर्क, ये बताइए। कैन वी हैव अ नेगेटिव वर्क? नेगेटिव वर्क क्या हम कर सकते हैं? नेगेटिव वर्क यस वी कैन डू। कैसे? देखिए अब मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पर रखा हुआ, अब इस सरफेस से मेरे को आगे बढ़ाना है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बढ़ा लिया। अगर मान लो इसके पास में कुछ फ्रिक्शन है, इफ इट हैज़ गॉट सम फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया विद सर्टेन अप्लाइड फोर्स एफ, ये भी एफ, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे रहा होगा ना। फ्रिक्शन फोर्स किधर रहा होगा? पीछे रहा होगा। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये जो हमारा एफ है यहाँ पर नेगेटिव वर्क हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट एस आगे है, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और आप देखो कि फोर्स जो फ्रिक्शन का है वो पीछे लगा हुआ है, वो पीछे लगा हुआ है फ्रिक्शन का फोर्स, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो यहाँ से अगर मैं सिंपली फॉर्मूला लिखूँ कौन सा वाला? वर्क के लिए एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ से मेरे पास एफ एस कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू माइनस, तो माइनस एफ एस हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क हुआ है हमारे पास, नेगेटिव वर्क हो गया। तो कैन वर्क डन बी नेगेटिव? यस ऑफ कोर्स इट कैन बी नेगेटिव, फाइन। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्या नेक्स्ट देखिए, विच इज विल वर्क डन ऑन द बॉडी चेंज इफ चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या ऐसा होगा? ऑब्वियसली होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट की जो कहानी है ये एक तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट किसी फ्रेम में कुछ हो सकता है, किसी फ्रेम में कुछ हो सकता है। तो यस व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है, जो कि वर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एवर बी पॉजिटिव? स्टैटिक फ्रिक्शन का कभी पॉजिटिव वर्क कर सकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है और वो किस डायरेक्शन में लगता है? वो हमेशा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन के डायरेक्शन में लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें सभी को पता है ये बात कि मान लो अगर किसी बॉडी को मैं आगे मूव करने की कोशिश करूंगा इस पर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक्चुअली इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक रहता है तब तक तो बॉडी मूव करती ही नहीं है भाई। बॉडी जो है मूव करती है कब? जब उसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस कर दे अप्लाइड फोर्स, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करने के बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है ना। तो अगर हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो कोई वर्क ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तब तक तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, बॉडी मूव ही नहीं कर रही, ये बात हम जान रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि नो, कैन वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एवर बी पॉजिटिव? नो, नो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन is zero. Why? Because ये जीरो होता है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। इवन इफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर लग रहा होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद फिर बॉडी जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देती है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है। As long as the static friction is present in the situation or in the body, it means that the displacement is zero. That's why the work done by the static friction is zero. इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कैन वर्क डन बाय टेंशन एवर बी नेगेटिव? क्या वर्क डन टेंशन के थ्रू कभी नेगेटिव हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखो, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं कि यस व्हाई दिस इज पॉसिबल। कि लेट्स से हमारे पास दो ब्लॉक हैं और इन दोनों ब्लॉक को मैंने ओके चलो ऐसे नहीं डायरेक्टली ही बना देते हैं। एक सरफेस है मेरे पास ये, और इस पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है, और इनको मैंने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। ऐसी आपकी सिचुएशन बहुत देखी है हमने। अब इन सिचुएशंस में देखो कि किस तरीके से मैंने एक फोर्स और एडिशनल फोर्स लगाया इस पर ऐसे। अब फोर्स लगाने से क्या होगा? ये फोर्स लगाने से ब्लॉक्स मूव करेंगे, ब्लॉक्स मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? ये हमारे पास में लेट्स से मास है m1, ये है मास m2, ये मूव करेंगे, ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। टेंशन की जरा डायरेक्शन देखो, इसमें यहाँ पर टेंशन किधर आ रहा होगा? वेयर वुड बी द टेंशन? टेंशन वुड बी सर इन दिस डायरेक्शन, ये टेंशन होगा। अभी जो टेंशन है और ये जो फोर्स है, जो टेंशन है और ये फोर्स है, तो फोर्स की वजह से तो ओवरऑल बॉडी का डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इस केस में m2 पर टेंशन जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय टेंशन दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, टेंशन इधर लग रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ वर्क डन बाय टेंशन फॉर दिस m1, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी सेम ही टेंशन रहेगा स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन ये टेंशन इस m1 पर जो वर्क कर रहा है वो कर रहा है पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और टेंशन भी इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो वर्क डन है दैट इज पॉजिटिव वर्क। ये है हमारा पॉजिटिव वर्क और ये हमारा नेगेटिव वर्क। तो आप समझ रहे हो कि यस जो टेंशन फोर्स है वो वर्क पॉजिटिव मतलब नेगेटिव कर सकता है, वो एक लिए पॉजिटिव कर नेगेटिव। अच्छा, मैं आपसे टोटल वर्क डन पूछूं यहाँ पे टेंशन का टोटल वर्क डन कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा आप बता सकते हो? वो जीरो हो जाएगा। यस और नो? टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ओवर हियर इट वुड बी जीरो। व्हाई इट वुड बी जीरो? बिकॉज हमें पता है टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। यस और नो? टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, तो यहाँ पर इसका जो वर्क डन है दैट इज गोइंग टू बी जीरो। जितना मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मतलब देखेंगे इस पर जो वर्क डन है वो टेंशन के थ्रू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन बाय द टेंशन इज गोइंग टू बी जीरो। व्हाई? बिकॉज इट्स अ इंटरनल फोर्स। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, ट्रू और फॉल्स? इस बारे में आपसे डिस्कस करना है कि क्या ऐसा होता है टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो? नो यार, ऑफ कोर्स मैंने अभी बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है, वर्क डन वो जीरो ही होता है। इट इज जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है सिचुएशन के अंदर, इसका मतलब ये है कि वहां पर बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एज लॉन्ग एज द स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रेजेंट।
अब स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हम अब कह सकते हैं कि देयर इज नो वर्क डन बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो कह सकते हैं टोटल वर्क डन बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। ओवरऑल टोटल वर्क कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्लियर है? यस। तो ये हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट इज गोइंग टू बी जीरो। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 8 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज। दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो बता रखा है आप लोगों को कितना है, एक का है 8 यूनिट्स एंड एक का है 5 यूनिट एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो, देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, कितना भी मैग्नीट्यूड हो, अगर स्केलर प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। आपको पता होना चाहिए दो वेक्टर्स हैं, कितना भी मैग्नीट्यूड हो, अगर ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तभी इनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि इस वेक्टर का कोई कंपोनेंट इसके अलोंग नहीं आ सकता और इस वेक्टर का कोई कंपोनेंट उसके अलोंग नहीं जा सकता। और स्केलर प्रोडक्ट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। यस और नो? एफ एस कॉस थीटा। तो आपको पता है एफ एस कॉस थीटा जो है वो या तो आप डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में निकाल रहे हो या फोर्स का जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में निकाल रहे हो। दैट्स कॉल्ड द एफ एस कॉस थीटा और द डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ रही क्या? तुम सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे भी कर सकते हो, क्या से भाई एफ मतलब उसने कहा कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है जीरो है, दो वेक्टर ले लिए ए और बी, तो ए डॉट बी इट इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड साथ में कॉस थीटा। अब मॉडुलस ऑफ ए ये कितना है, मॉडुलस ऑफ ए ये तो हमारे पास में 8 है, मॉडुलस ऑफ बी ये कितना है, ये हमारे पास में 5 है। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर तो एक्चुअली सॉरी ये हमें जीरो दे रखा है ना, ये तो जीरो है। और मॉडुलस ऑफ ए ये कितना है, ये हमारे पास में 8 है। मॉडुलस ऑफ बी ये कितना है, ये 5 है। कॉस थीटा ये सर हमें निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। यू कैन कैलकुलेट दिस। यस और नो? कैलकुलेट दिस। हो गया, 90 डिग्री आ जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अ फोर्स F इक्वल्स टू 3i + 4j एंड बॉडी मूव्स फ्रॉम 2i + 3j टू 4i + 7j। फाइंड द वर्क डन इन दिस केस। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट करना है। फोर्स है हमारे पास 3i + 4j। ओके, और बॉडी मूव कर रही है इतने से यहाँ पे, यानी ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा 4i + 7j - 2i - 3j। ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो r क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4i - 2i तो 2i एंड 7j - 3j 4j। तो दिस इज गोइंग टू बी योर डिस्प्लेसमेंट 2i + 4j। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन के लिए अभी हमने कैलकुलेशन करी है। क्या बताता है वर्क डन? वर्क डन इज F डॉट S F डॉट S। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F है हमारे पास में व्हाट, F इज 3i + 4j डॉट 2i + 4j। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे तो 6 और यहाँ से करेंगे तो 16 तो 22 जूल। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जहाँ पर हमको वर्क डन की कैलकुलेशन करनी थी। इसमें वर्क डन जो है उसको बताना था कि वो कितना जो है होगा अगर आपको फोर्स का वेक्टर दे दिया जाए और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दे दिया जाए। अगर आपको ये दो वेक्टर दे रखे हैं तो आप वर्क डन की कैलकुलेशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना वर्क डन है। ठीक है, जो भी करने के बाद आएगा उसको हम लिखेंगे किस में, उसको लिखेंगे हम जूल में। ठीक है, ये हमारी बात थी। आई होप ये समझ में आ रही होगी बात, क्लियर हो रही है सभी को, कोई डाउट? चलो बढ़िया बात है, डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्स F इज 30 एंड मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 20 और थीटा है 30। फाइंड द वर्क डन। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं। तो हमारे पास में हो जाएगा वर्क डन, फोर्स एंड फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ F मॉडुलस ऑफ S
and cos of theta. Modulus of f is 30, modulus of s is 20 and then cos of 30. तो ये हो जाएगा 600 cos 30 is √3/2. तो यहाँ से हमारे पास 300 √3 जूल, ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। बात क्या समझ में आ रही तुम लोगों को कि हमारे पास में वर्क डन आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन हो गया है, सभी ने नोट कर लिया है, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए जरा, फोर्स एनसीईआरटी पेज नंबर 117 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, फोर्स है एफ एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू डी इक्वल्स टू 5 km। ओके, न्यूटन है और 5 km मतलब 5 मीटर, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दे रखी है। तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इन दिस प्रोसेस इज, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स एफ डॉट एस कर लोगे हम यहाँ पे वर्क डन के लिए, एफ डॉट एस। अब देखो जरा, ये जो गिवन फोर्स है इसमें 3 कंपोनेंट है आई जे एन के, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है और जेड डायरेक्शन में भी लग रहा है। 3 डायरेक्शन में अगर ये फोर्स लग रहा है, इन तीनों डायरेक्शंस में से कौन सी डायरेक्शन का फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के लोग है? डिस्प्लेसमेंट हमारी के कैप में है, तो 5, यस और नो? तो 5 k cap इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ। तो बस यही वर्क करेगा और कोई वर्क नहीं करेगा, मतलब अल्टीमेटली एफ डॉट एस ही निकालना है, अल्टीमेटली एफ डॉट एस ही निकालना है। तो यहां पर देखो फोर्स है हमारे पास में 3i + 4j प्लस 5k डॉट 5k। तो यहां से हमारे पास में हो जाएगा 5 से 5 25 जूल। दिस इज गोइंग टू बी योर वर्क डन। बात को आप समझ पा रहे हैं? दिस इज गोइंग टू बी योर वर्क डन 25 जूल। तो इस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट गिवन कंडीशंस के अंदर। और फॉर्मूला जो है वो मेन हमारा वही है कि वर्क के लिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मेन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, राइट। उसके बाद देखिए, हाँ ओके, सो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि आपको वर्क डन निकालना है किसी फोर्स के लिए। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल ए से बी है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आर है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा आर टोटल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आर के कंपोनेंट करूँ तो ये हमारे पास में एक हो जाएगा इन दी डायरेक्शन आर कॉस थीटा और एक होगा आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा ये है और ये है आर साइन थीटा, ठीक है। और यही है हमारा ये वाला कंपोनेंट। तो इसमें अगर मैं कहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, in the direction of force, तो कितना आ रहा है? दिस इज आर साइन थीटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा फोर्स विच इज एफ मल्टीप्लाइड बाई आर साइन थीटा। तो वर्क डन हो गया एफ आर साइन थीटा, ठीक बात है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया? जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट किया तो हमारे को ये वाली कहानी मिल गई है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसके साथ ही मैं अगला क्वेश्चन भी लेके जाना चाहूँगा। ये है बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। ए से बी तक बॉडी जा रही है तो आपको वर्क डन बाय द फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, इसमें कैसे करेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है बॉडी ए से बी गई है, तो फिर से अगर देखूँ कि फोर्स की डायरेक्शन तो यही है। अब ये हमारे पास में आर है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना हुआ होगा, ये बात बताओ। तो मुझे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन यहाँ से यहाँ आए, तो आई थिंक दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे लग रहा है एफ इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू आर, एफ आर। वाई? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन 4D इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, प्लस ए से बी गई मतलब उसको घुमाते लेके गए तो ये यहाँ पे आ गया। तो
जो हमारा फोर्स है उसकी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो सिर्फ आर ही है, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द व्हील, यस और नो। तो ये यहाँ पर हमारे पास F इंटू आर हो जाएगा और यही है हमारा वर्क डन, ठीक है। इतने JOULE जूल। बात समझ में आई क्या? यस। अब देखो जरा यहाँ पे, बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। ए से बी तक जा रही है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। यहाँ से यहाँ तक जा रही, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फोर्स के डायरेक्शन में। देखिए सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर आप बात करोगे तो D जो आ रहा है वो है 2R के बराबर, यस और नो। तो यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा F इंटू 2RF, दैट इज गोइंग टू बी वर्क डन, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया, फाइन। उसके बाद में जरा देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द वर्क डन बाय फोर्स F इज डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्टेंस T इज पॉजिटिव, ठीक। किस में मतलब वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है ये पूछने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी पेज नंबर 116 पे क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द वर्क डन बाय फोर्स F इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्टेंस T इज पॉजिटिव। तो यहाँ देखोगे कि सभी में मतलब पॉजिटिव पूछा है ना। देखो यहाँ पर तो वर्क डन कितना है? 0 है। यहाँ तो वर्क डन 0 दिख रहा है आपको, क्यों? एंगल 90 है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि एंगल मोर देन 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एंगल 180 डिग्री है। यहाँ पर हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। इन ऑप्शन बी द वर्क डन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो फोर्स था जिसके थ्रू हम वर्क निकाल रहे थे वो एक कांस्टेंट फोर्स था। कांस्टेंट फोर्स का मतलब कि स्पेस के साथ या फिर टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। उसके लिए हमने अभी तक जो भी वर्क डन कैलकुलेट किया है वो उसी के लिए किया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना जहां पर आपका जो फोर्स है वो वेरिएबल हो जाए, मतलब फोर्स की वैल्यू स्पेस के साथ या टाइम के साथ चेंज हो रही हो। तो इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि ऐसे फोर्सेस के लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे जिनकी वैल्यू स्पेस के साथ चेंज हो रही है। स्पेस के साथ चेंज होने का सिंपल सा मतलब ये है कि देखिए, जब आपने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया तो जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ रही है ना, तो जो फोर्स की वैल्यू जो आप लगा रहे हो वो भी चेंज हो रही है। एक तो है कि मैं इसमें कांस्टेंट फोर्स लगाते हुए इसको आगे लेकर के जाऊं या पीछे लेकर के आऊं, तो उससे बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स। मतलब मैं थ्रू आउट द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और दिस पार्टिकल आई एम नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द फोर्स, राइट। तो मैं कहूंगा कि ये हमारा एक कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और जैसे ये मूव कर रहा है उस फोर्स की वजह से, बट साथ ही साथ मैं इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ाता चला जाऊं, मैग्नीट्यूड बढ़ाऊं या घटाऊं, डिपेंड करता है, उस केस को हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, है ना। जैसे कि उसको बोलेंगे स्पेस के साथ फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके लिए भी वर्क डन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला था क्या एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बताऊं स्टार्टिंग से जब मैंने आपको स्टार्ट किया तो वर्क का जो फॉर्मूला बताया गया था ये, दिस वाज द जनरल फॉर्मूला फॉर द वर्क, यस और नो। लेकिन इसका एक स्पेशल केस मैंने लिया था कि F इज कांस्टेंट। अगर F कांस्टेंट है तब फिर हमने वर्क के लिए F डॉट R किया था, फिर फोर्स, F इज द फोर्स एंड R इज द डिस्प्लेसमेंट। कि भाई साहब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमें वर्क देता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो फोर्स है वो वेरिएबल ही है। नाउ द फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है। फोर्स वेरिएबल है अपने आप में, वो जो है कांस्टेंट नहीं रहा, इट इज नो मोर अ कांस्टेंट। तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए मैं दोनों ही बता देता हूं। कांस्टेंट फोर्स के लिए अभी अभी हमने वर्क डन जो कैलकुलेट किया है वो आता है F डॉट R, राइट। क्यों? क्योंकि इसको हम F को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाए थे। लेकिन अगर फोर्स है वेरिएबल फोर्स है अगर हमारे पास, इफ आई एम हैविंग वेरिएबल फोर्स, तो वर्क का जो जनरल फॉर्मूला है विच इज F डॉट dr, this is the general formula for the work. तो now because F is variable I can't take it outside the integration, मैं इसको बाहर नहीं ले पाऊंगा ना।
अगर मैं इसको बाहर नहीं ले सकता तो मैं बस यहीं पर इसको छोड़ दूंगा और फिर ये देखूंगा, ये अप्रोच समझने की कोशिश करूंगा कि यार सवाल कैसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। बात समझ में आई क्या? ये है कांस्टेंट के लिए, ये है वेरिएबल के लिए। बात यहां पर तो सब कुछ सिंपल है, फोर्स की डायरेक्शन पता हो, मैग्नीट्यूड पता हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता हो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता हो। और एक बात और याद रखना कि फोर्स का कंपोनेंट या तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगा लो या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लो। इन दोनों ही कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, वर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और ये तरीका आसान होता है समझने के लिए कि वर्क डन एक्चुअली में हो कितना रहा है। अब देखो यहां पर हम वेरिएबल फोर्स की डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें दो टाइप से आपको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। कौन सा? एक तो यह कि फोर्स का कोई एक्सप्रेशन देगा, कोई फोर्स का एक्सप्रेशन आपको दे देगा, जैसे फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट एज सम एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5x समथिंग लाइक दैट। कोई भी फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा होगा पोजीशन पे, है ना। और या फिर वो आपको एक ग्राफ बना करके देगा, एक कर्व बना करके देगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और कहेगा आपसे वर्क डन बताइए, ठीक है। तो अगर आपके ग्राफ गिवन है, अगर आपके पास में ग्राफ है, जैसे फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, लेट्स से आपको कोई भी ग्राफ गिवन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, लेट्स से हमारे पास में ये फोर्स है और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, आर एक्सिस है लेट्स से, और आपको एक इस टाइप का यहां पर ये आपको सिचुएशन दे रखी है कि ये हमारा फोर्स जो है जैसे जैसे पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो फोर्स भी चेंज करता है। देख रहे हो आप यहां से, यहां पे जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स की वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है वैसे फोर्स भी आगे बढ़ रहा है और कुछ टाइम बाद फिर फोर्स कांस्टेंट हो गया। दैट इज अ समथिंग जो कि वेरिएबल फोर्स की कहानी को बता रहा है, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप सिंपल सी बात याद रखो कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाएगी जब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दे रखा हो, तो एरिया अंडर द एफ आर ग्राफ और एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ will give you the work done। क्या देगा? एरिया इसके अंदर का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे? अरे एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है, जैसे मैं इसी की कंसीडर करूं कि ये जो मेरे को सिचुएशन दे रखी है इसमें वर्क डन क्या होगा। तो देखो कहीं ना कहीं पर मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये एरिया को हम कभी भी ग्राफ का जो एरिया उससे पार्ट्स में करके कन्वर्ट कर सकते हैं, जो वैल्यूज हमको पता होती हैं जिन भी चीजों के लिए। तो यहाँ पर देखो कि ये एक ट्राइंगल बन गया एक पार्ट, और एक पार्ट ये क्या बन गया? ये बन गया सर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का, ये हमारे पास में एक स्क्वायर बन गया है या रेक्टेंगल, जो भी डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैं इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। मेरे को क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। कब? जब मेरे को फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्क डन जो है, वर्क डन ये हो जाएगा किसके बराबर? एरिया। किसका एरिया है? एरिया है सर अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसके अंडर का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे वर्क डन। लेकिन एक बात इसमें समझने की है। क्या बात समझने की है? कि जो भी एरिया इस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा उसे पॉजिटिव लेंगे, और जो भी एरिया इस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से नीचे की तरफ होगा उसको नेगेटिव लेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल एरियाज बन रहे हो, जैसे कि मान लो आपके पास में एक इस टाइप का भी सिचुएशन हो सकती है ना। मैं यहां पर ही आपको बता रहा हूं, ये तो देखो कांस्टेंट फोर्स की कहानी खत्म हो गई है यहाँ पे, इसको ऊपर अलग हटा दो। अब हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आपके पास हो सकता है कि आपको दे रखा हो फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ भी शेप आपको दिया जा सकता है। यहां पर अगर आपसे एरिया वर्क डन पूछेगा तो आपको करना क्या है कि ऊपर साइड का जो एरिया बन रहा है उसको तो आप लीजिएगा पॉजिटिव, और जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बिलो नीचे की तरफ का एरिया जो बनेगा इसको आप लेंगे नेगेटिव। सभी को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन पता लग जाएगा। मेरी बात क्या क्लियर हो रही है? तो एक तो है कि आपको एफ और आर के बीच का या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बना के दे देगा और कहेगा कि वर्क डन बताइए। तो आपको किस पर फोकस करना है कि मैं कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है इसके बीच का एरिया कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ध्यान क्या रखना है? ऊपर वाला, किसके ऊपर वाला? डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना है। दूसरा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? दूसरा इसमें पूछा जा सकता है कि आपको फोर्स जो है ना वो दे दिया होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और एज अ फंक्शन ऑफ आर। एक्स का मतलब है कि जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, आर का मतलब है कि जब वो मतलब एक प्लेन में मूव कर रहा हो, मतलब दोनों हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपको फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा तो आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा इस वाले मेथड को यूज करके। मैं इसको फर्स्ट मेथड बोल रहा हूं और इसको मैं सेकंड मेथड बोल रहा हूं, इसको मैं सेकंड मेथड बोल रहा हूं। ये क्या है? इंटीग्रेशन वाला या कैलकुलस मेथड इसको बोलेंगे, कैलकुलस मेथड है ये।
इसी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। मैं अभी हालांकि आपको दोनों ही मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इसीलिए आप लोग बहुत शानदार तरीके से जो है इसके नोट्स बनाइए और उन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं भी क्वेश्चंस इसके कराने वाला हूं आप लोगों को। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपको एक वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन फाइंड आउट करना होगा तो या तो आप कैलकुलस मेथड यूज करोगे या फिर आप जो है ये एरिया अंडर द ग्राफ लगा दोगे। दोनों ही केस में आप जो है वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में कि द फिगर गिवन बिलो शोज द फोर्स F वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ग्राफ मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है, फोर्स और इधर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ दे रखा है। ठीक है, द नेट वर्क डन, नेट वर्क पूछा है, समझिएगा टोटल वर्क डन पूछा है बाय द फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 16, 0 से लेके 16 तक हम पार्टिकल को लेकर के आए हैं, तो नेट वर्क डन बताना है। तो मैंने अभी क्या बताया, बस उसी चीज का यूज करो कि जो एरिया दे रखा है आप अब यहां से मुझे आई थिंक एरिया कैलकुलेट करना बहुत ईजी लग रहा है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाला एक ट्राइंगुलर शेप बन रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, फिर से ये ट्राइंगुलर शेप बन रहा है। इसको मैं कह देता हूं 1, इसको कह देता हूं 2 और इसको कह देता हूं 3। ठीक है, तो अब इसमें मुझे नेटवर्क निकालना है W नेट, तो क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। अब क्योंकि तीनों जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है उससे ऊपर की तरफ है, अगर तीनों डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर की तरफ है इसका मतलब है कि तीनों को हमें पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है? तीनों को पॉजिटिव लेना है। तो यहां पर पॉजिटिव एक्सिस का मतलब हमारे पास जो वर्क डन है पॉजिटिव, तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, आप सब जल्दी से कैलकुलेट कर लें। यहां पर हम लगाएंगे हाफ एंड लेंथ इसकी, देखेंगे जो हमारी बेस है, बेस कितना है 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, तो आई थिंक ये हो जाएगा 8। ओके, ये हो गया 8। अब देखो याद रखना यूनिट का, ये न्यूटन में है और ये मीटर में, तो चलेगा। अगर यहां पर कुछ और यूनिट कन्वर्ट कर रखे, क्योंकि हमें जो ऑप्शन है वो जूल में दे रखे हैं, तो न्यूटन मीटर ही चाहिए, फोर्स में न्यूटन चाहिए और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें मीटर चाहिए, तो ये 8 हो जाएगा। सेकंड केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये 4 12, यानी कि ये लेंथ कितनी दे रखी है हमारे को, ये दे रखी है सर हमको 8, और ये वाली कितनी है 4, तो 8 एंड 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ये हो जाएगा 32 प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताइए कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी है 4 और ये वाली लेंथ कितनी है 4, ये भी अगेन वही हो जाएगा, तो इसका वही हो जाएगा 8। तो अभी सबको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, दिस वुड बी, ये हो जाएगा 40 प्लस 8 यानी कि 48 जूल, 48 जूल। तो हमारे पास वर्क 1 कितना आ रहा है पॉजिटिव 8, वर्क 2 कितना आया 32 पॉजिटिव जूल, प्लस वर्क 3 कितना आया है 8 जूल। सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 जूल। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि किस तरीके से आपको अगर एरिया फाइंड आउट कर लिया तो आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो। किसके बीच का एरिया है ये, सर एरिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का एरिया है, या कह सकते हैं फोर्स एरिया, जो हमारा ये जो एरिया है ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया है। ठीक है, एरिया अंडर FS ग्राफ या FX ग्राफ या FR ग्राफ, जैसा भी आप समझते हो। ठीक है, तो एरिया है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का जो ग्राफ बना है उसका। उस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मेरी बात यहां पर क्लियर हो रही है सभी को कि वर्क डन फाइंड आउट करना हो वेरिएबल के केस में, तो ये हमारा ग्राफ वाला मेथड है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें कि हमें फोर्स जो है वो वेरिएबल है और वो लाइव एग्जांपल है, मतलब वो हमें दिखाई भी देता है कि वो एग्जांपल जो है वो हम पढ़े भी हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो उसके लिए हम जरा हम एरिया फाइंड आउट करने, ये वर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम वर्क फाइंड आउट करते हैं, किसके लिए, वर्क डन इन सम स्पेशल केस बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए हमें जो है वर्क डन फाइंड आउट करना है, स्प्रिंग के लिए। बात समझ में आ रही है, स्प्रिंग का फोर्स कैसा फोर्स होता है, क्या आप लोगों को याद है स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है? सर स्प्रिंग फोर्स भी एक वेरिएबल फोर्स होता है, यस और नो। कैसे होता है, याद करो कि मान लो मेरे पास में कोई स्प्रिंग होती थी यहाँ पे, ये मैंने स्प्रिंग फोर्स में बहुत अच्छे से कराया हुआ है, आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी मास m इससे मैंने अटैच किया और इसको इस तरीके से मैंने फोर्स लगा करके, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मास m को स्ट्रेच कर रहा हूँ। जब मास m को स्ट्रेच करूंगा तो आपको पता है कि ये जो हमारी स्प्रिंग है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी इलोंगेट, और इलोंगेट होने के बाद ये लेट से मास m पहुंच गया यहाँ पर, ये मास m यहाँ पहुंच गया, तो फोर्स इस पर लेट से मैंने अभी भी लगाया हुआ है, और इसकी जो मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन थी, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी। अब यहाँ पर आने के बाद में स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन आ गया x, कितना आया x इलोंगेशन आया। पहले स्प्रिंग कहाँ पर थी, अपने
नेचुरल लेंथ पर थी, है ना, मतलब उसके अंदर कोई भी कंप्रेशन या इलोंगेशन नहीं था। अभी कंप्रेशन कितना हो चुका है उसके अंदर, x हो चुका है। कितना कंप्रेशन हुआ, x उसके अंदर कंप्रेशन या इलोंगेशन हुआ है। ये कंप्रेशन नहीं है, बेसिकली इलोंगेशन है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, स्प्रिंग इलोंगेट हुई है। अगर यहां पर स्प्रिंग x अमाउंट से इलोंगेट हुई है तो वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है, किसके लिए, स्प्रिंग फोर्स के लिए। स्प्रिंग फोर्स के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहले ये तो देखूं कि हमारे पास में जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। आई थिंक स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा, FSP, ये स्प्रिंग फोर्स है, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम करते हैं सर FSP इक्वल टू माइनस KX। इतना तो पता ही आपको कि अगर स्प्रिंग इलोंगेट हुई है तो हमारा जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो हमेशा इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कंप्रेशन और इलोंगेशन, मतलब जिस तरफ हमारा स्प्रिंग का इलोंगेशन हुआ है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है, ठीक है। तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स पता लग चुका है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पता लग चुका है, तो क्या अब हम जो है वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि यही जो प्रोसेस हुई इसी में आप वर्क डन कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ, उससे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि ठीक है, मैं एक इंटरमीडिएट सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूँ इनके बीच की, कि ये लो हमारे पास स्प्रिंग है और ये हमने मास m लिया और इसको बहुत छोटी सी अमाउंट dx तक हमने यहाँ तक लेकर के आए मास को, और स्प्रिंग अभी भी बंधा हुआ है। तो इस छोटी सी अमाउंट dx को स्ट्रेच करने के लिए, इलोंगेट करने के लिए बहुत छोटा सा वर्क किया गया होगा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, है ना। तो इसका जो वर्क डन है, इसका वर्क डन dw अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर FSP इंटू dx, यस और नो। अब स्प्रिंग फोर्स यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, FSP तो इधर ही लगेगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिखाया है इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर है ये हमें पता होना चाहिए। ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इस डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ है राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं अगर स्प्रिंग फोर्स के थ्रू वर्क, छोटे से वर्क की बात करूँगा तो वो हो जाएगा माइनस, और स्प्रिंग फोर्स ये कितना होगा हमारे पास, ये कितना होता है, ये होता है सर kx, मतलब जितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो हमारे स्प्रिंग फोर्स तो kx पे डिपेंड कर रहा है, तो kx dx, यस और नो। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा छोटा सा वर्क kx dx, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, kx होता है, तो kx dx इज द स्मॉल वर्क। बट आई वांट कि मैं इस स्प्रिंग को किसी पर्टिकुलर जगह x1 से x2 तक लेके जाना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे जो अटैच्ड मास है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन x1 से x2 तक जाए। उसके लिए हमें वर्क डन कैसे करना है, तो उसके लिए वर्क डन जो निकालना पड़ेगा वो dw निकालना पड़ेगा, और हमको लिमिट रखनी पड़ेगी x1 से x2। तो जरा देखिए क्या बनेगा हमारे पास ये है kx और माइनस बाहर आ जाएगा kx dx और लिमिट x1 से x2, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन है ही, और x1 से x2 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास वर्क डन क्या आ रहा है, वर्क डन आ रहा है दैट माइनस k बाई 2 और x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2। क्या ये बात समझ में आई? मैं इसको जरा और अच्छे से आगे लिख देता हूँ कि हमारे पास में जो वर्क डन आया वो आ रहा है माइनस k बाई 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, वेयर x1 क्या था, x1 था इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन, और हमारे पास जो x2 है ये क्या था, x2 ये है हमारा फाइनल जहां पर मास पहुंच गया, तो ये फाइनल पोजीशन है, यस और नो, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्प्रिंग फोर्स जो कि एक वेरिएबल फोर्स है, उसके लिए हमने कैलकुलस मेथड से वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। किसके लिए मेथड कैलकुलेट किया है, स्प्रिंग फोर्स के लिए। कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, कौन सा मेथड यूज किया, कैलकुलस मेथड यूज किया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये हो सकता है
कि हम कहते हैं कि इफ, मतलब जो इनिशियल पोजीशन है, इफ जो x1 है वो 0 हो जाए, मतलब वो अपनी नेचुरल लेंथ पर ही है। अभी हम उसको x1 से x2 तक नहीं लेके जा रहे, बल्कि उसकी नेचुरल लेंथ से x2 यानी किसी डिस्टेंस x तक लेके जा रहे हैं, और जो हमारी फाइनल जो उसकी पोजीशन है वो x है। उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? उस केस में वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -k/2, और हमारे पास में ये जो x2 है वो तो x हो चुका है, x² - 0। तो हमारे पास वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है -k/2 एंड साथ में x²। ठीक है, तो इसको हम -12 k x² ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन क्या आ रहा है? -12 k x²। ये किसके लिए वर्क डन आया है हमारा? कि उस स्प्रिंग से अटैच्ड मास को हम उसकी नेचुरल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी वो पोजीशन जहां पर वो नेचुरल लेंथ में थी, वहां से इलोंगेट किया और x पोजीशन तक लेकर गए, तो वर्क डन हमारा -12 k x² आता है। ये बात आप समझिए। इसका मतलब ये है, इसका डायग्राम भी अगर मैं आपको एक बार फिर से बना दूं यहाँ पे, कि ये जो हमारी स्प्रिंग थी पहले अपनी नेचुरल लेंथ में, लेकिन फोर्स लगाया, फोर्स F लगाने से ये आ गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये इसकी नेचुरल पोजीशन थी, मतलब x = 0 था। अब यहाँ पर x की कुछ वैल्यू आ चुकी है, फोर्स लगाने से मास पहुंचा यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स ने वर्क किया, और स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? याद रखिएगा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा। स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क किया वो ये है। ठीक है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, या मुझे लिख देना चाहिए वर्क डन कितना? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है ये, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो ये आपको भी एक जो एग्जांपल है वो वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है, जहां पर कि हम कैलकुलस मेथड का यूज करके वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? सभी को समझ में आ रही है ना? हाँ, आई होप समझ में आ चुकी होगी। अब जो है आगे बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले, अ फोर्स F = k x² acts on a particle at an angle of 60 degree with the x axis. Okay, the work done in displacing the particle from x1 to x2 will be। अब देखो यहाँ पर जो फोर्स दे रखा है F = k x², क्या एक वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। ये फोर्स जो है कांस्टेंट तो है नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, कांस्टेंट नहीं है। तो अब मुझे निकालना क्या है? इसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम x1 to x2। ठीक है, लेकिन ये एट द सेम टाइम 60 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, 60 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वेरिएबल फोर्स के लिए, या तो हमें कोई ग्राफ दे दे वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो हम एरिया कैलकुलेट करके बड़ी आसानी से बता सकते हैं। और अगर ग्राफ नहीं दे रखा है तो हमें फोर्स का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स का जो फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो यहां पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहां पर हम फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। नाउ आई कैन फाइंड आउट द वर्क डन बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला F डॉट, और ये x की बात हो रही है तो F डॉट x कर लेते हैं। ठीक है, F डॉट x कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहां पर क्योंकि हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो F डॉट यहां पर हम dx कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स कितना दे रखा है? फोर्स तो दे रखा है k x², और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F dx एंड cos, मतलब मैंने इसको ओपन कर दिया, cos 60, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और मेरे पास रह जाएगा F डॉट dx। क्या ये बात समझ में आती है सभी को यहां तक जो भी मैंने लिखा? ठीक है, तो वहां से मैं उठा रहा हूं वर्क डन = हाफ ऑफ, और फोर्स कितना है? k x², फोर्स है k x²। ओके, उसके बाद में हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स ये है dx, और कहां से कहां तक लेके गया है इसको? x1 से x2 तक लेकर के गया है, x1 से x2 तक लेके गया है। ये लिमिट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की लिमिट आ गई। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ k तो बाहर आ जाएगा, और x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो x³/3 हो जाएगा। लिमिट x1 से x2 तक चली जाएगी। ठीक है, ये लिमिट आ जाएगी। अब यहां से आप देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी k/2 × 3, ये इधर से आ गया, और ये x³ है तो x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब। तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा k/6 x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब। यस और नो? टेल मी, दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन। तो अब चेक कर लो आप कौन सा इससे करेक्ट हो रहा है। k/6 x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
बात समझ में आई? तो ये किस चीज का एग्जांपल था? ये एग्जांपल था जब हमारे पास में जो फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है और वो एज अ फंक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो हमें कैलकुलस मेथड यूज करना था। ग्राफ दे रखा होता तो हम एरिया निकाल देते, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप सभी लोग। ये फिर से एरिया वाला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से मुझे इसका जो सॉल्यूशन है वो कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्या आपका जो है सॉल्यूशन आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत मतलब दोनों ही सिचुएशन है। यहाँ पर आई थिंक पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है और नेगेटिव वर्क भी हो रहा है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या बोला गया है? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, मतलब वेरिएबल फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स भी दे सकता है, मतलब उसका नाम क्या है? वेरिएबल फोर्स is acting on a particle and its force position curve is shown in the figure। force position curve, देखो कितना बढ़िया इसने नाम यूज किया है, force position curve। मतलब थोड़ा आप लोग भी समझो कि 6 टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं करने के लिए। फोर्स पोजीशन कर्व के नाम से इसने इसको किया है। तो ठीक है, वर्क डन ऑन द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0 to 5 मीटर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में इसने कितना वर्क किया, ये पूछ रहा है वो आपसे। कैलकुलेट करके बताइए, क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ भाई साहब बताइए जल्दी से। हो गया? चलिए देखो अब हम इधर देख लेते हैं। मुझे भाई साहब यहाँ पर कितने एरिया दिखाई दे रहे हैं? 1, ठीक है, 2, ओके, क्योंकि अब तो एरिया से जाऊंगा ना मैं, क्योंकि मेरे पास कोई फोर्स का फंक्शन तो दे नहीं रखा, तो कैलकुलस मेथड तो मैं यूज करूंगा नहीं, अब तो एरिया वाला मेथड यूज करूंगा। तीसरा, चौथा और फाइनली पांचवा। 5 एरिया मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं। 5 एरियाज आई कैन सी ओवर हियर। 1 2 3 4 5। ओके ओके ओके। सो इन दीज 5 एरियाज हमको फाइंड आउट क्या करना है? वर्क डन। तो मुझे दिखा रहा है 1 2 3 पॉजिटिव एंड 4 5 नेगेटिव। 1 2 3 जो भी एरिया पॉजिटिव लिए जाएंगे, बाकी के 4 5 नेगेटिव लिए जाएंगे। चलिए तो बताइए वर्क 1 क्या है? वर्क 1 आई थिंक ये हमारे पास में, देखो ये न्यूटन में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, यूनिट्स की कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिट में देखेंगे तो हाफ ऑफ बेस पहले एरिया के लिए 1 इंटू हाइट, हाइट इज 10, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आएगा? 5 जूल। ठीक है, वर्क 2 बताइए, वर्क 2 कितना हुआ होगा? वर्क 2 तो सर एक रेक्टेंगल है, तो हमारे पास उसका जो लेंथ है वो 2 है और हाइट जो है वो 10 है, तो कितना आ जाएगा? 20 जूल आ जाएगा। ठीक है, वर्क 3 क्या है? वर्क 3 मुझे दिखाई दे रहा है सर, ये अगेन एक ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू यहाँ पर भी हमारा बेस 1 है और जो हमारी हाइट है वो 10 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 जूल। अब वर्क 4 जो है वो एक नेगेटिव वर्क होगा, तो नेगेटिव साइन पहले लगा लूं, लेकिन साथ ही साथ में वो है क्या? एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के लिए हम हाफ, बेस इसका भी 1 है और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि वो 10 है। क्या? इसकी हाइट 10 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा -5 जूल। और उसके बाद वर्क इन 5th केस देखेंगे आप, तो वो हमारे पास में बन रहा है एक 4 to 5, अगेन एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो जिसकी लेंथ है वो 1 है और इसकी जो हाइट है वो 10 है, लेकिन नेगेटिव साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास -10। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को? सेकंड वाले केस में जो हमारी लेंथ है दैट इज नॉट 2, माई मिस्टेक ओवर हियर। 1 to 2 तो 1 ही हुई ना, 1 to 2 सेकंड वाले केस में तो ये 1 ही हुई, तो फिर यहाँ पर हमने 2 क्यों लिखा है? 1 into 10, तो ये हमारे पास में कितना आएगा? ये हमारे पास में 10 ही आएगा। ठीक है, ये 10 है। ओके, ये 10 है, ये 5 10 5, ये -5 -10। अब तुम खुद ही कैलकुलेट करके बता दो कि कितना वर्क हुआ। तो आई थिंक अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये -5 से ये -5 कैंसिल हो जाएगा, ये -10 से -10 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास 5 बचेगा। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? 5 जूल का टोटल वर्क डन होगा। वर्क नेट जो आया, वर्क नेट सभी को ऐड किया, वर्क 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, +5, ये सारे हमने वर्क ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना वर्क आ जाएगा? 5 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बस ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जो भी एरिया, जो भी कर्व जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है उसके ऊपर का होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो भी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे का होगा उसको नेगेटिव लेंगे, और फिर सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हम ग्राफ वाले मेथड के लिए कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलस मेथड कहां यूज होगा? जहां पर आपको वर्क जो है जब फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को? चलिए बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन आप जरा ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं कि कितना आपको समझ में आया है।
देखिए यहाँ पर फिर से देखो, मैं आप लोगों के लिए वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। वैरायटी के क्वेश्चन का मतलब होता है एक हमारा एरिया का आ जाता है, एक हमारा ग्राफ का आ जाता है, तो एक फिर हमारा कर्व का आ जाता है। एक हमारा ग्राफ का आ जाता है तो एक फिर हमारा कैलकुलस वाला आ जाता है। अब देखिए इसमें शायद कैलकुलस वाला ही मेथड यूज होने वाला है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक वो जो है पार्टिकल जा रहा है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स गिवन बाय F इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, वर्क डन इन द प्रोसेस इज। ठीक है, इस प्रोसेस में हमको क्या कैलकुलेट करना है? इस प्रोसेस में हमको वर्क कैलकुलेट करना है। आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है। इस प्रोसेस में हमको वर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ है। आप सभी लोग ट्राई कर लो पहले एक बार अपनी तरफ से, और मुझे आंसर कमेंट करके बता दो कि कितना जो है आपने वर्क कैलकुलेट किया है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो गया। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्या से। देखिए, तो हमको पार्टिकल जो है चल रहा है, तो उसके लिए क्योंकि वेरिएबल है ना भाई साहब, देखो फोर्स कैसा वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो मैं कैलकुलस मेथड यूज करूंगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन f डॉट dx, ये मेरे पास सबसे वेल डिफाइंड फॉर्मूला है। ठीक है, अब पार्टिकल चल कैसे रहा है? पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ पर f डॉट dx कर लूंगा, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी हमारा x के अलोंग ही दे रखा है। फोर्स का जो फंक्शन है वो x पर ही डिपेंड कर रहा है। फोर्स इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द x। तो f डॉट dx, और जाना कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। तो f का वैल्यू डालो और dx डालो, आपको पता लग जाएगा। f कितना है हमारे पास में? 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 10। 3x square plus 2x minus 10, and then it has to be multiplied by how much? By dx। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? लिमिट जाएगी 0 से 1 तक। तो जरा यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करके बताइए। वर्क कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 3, और ये dx है तो x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वेयर बाई 2 माइनस 10, और dx तो x, ये हमारे पास में इंटीग्रेशन करने के बाद आया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 टू 1। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये साथ में 10 तो था ही। तो वर्क क्या हो जाएगा भाई साहब? x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 10x, एंड लिमिट इज 0 टू 1। लिमिट 0 टू 1। अब बताइए जरा, वर्क होगा हमारे पास x क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 10 इंटू 1, और उसके बाद में माइनस, तो फिर 0 हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो आ रहा है वो आ रहा है वर्क इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 10। तो 2 माइनस 10 यानी कि -8 जूल। -8 जूल इज द आंसर। तो आप लोगों ने -8 जूल निकाला सभी लोगों ने। -8 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोल दो भाई, कमेंट करके बता दीजिए। बात क्लियर है कि यहाँ पर हमने वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया? सर यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा हमने कैलकुलस मेथड यूज किया, जहाँ पर कि हमने फोर्स का जो गिवन फोर्स है उसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट रखे, और हमें वर्क डन मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए। बस ये क्वेश्चन और कर लीजिए तो हम मानेंगे कि आपको एक्चुअल में जो है समझ में आ चुका है ये वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट, कि वर्क होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वर्क कांस्टेंट फोर्स के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्क वेरिएबल फोर्स के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्क स्प्रिंग फोर्स के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन और मुझे ट्राई करके बताइए। बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन है सेम उसी के प्लॉट पर है, सेम उसी के प्लॉट पर है। क्या बोला है उसमें बोला है उसने, या पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x10 टू x25 मीटर। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स F इक्वल्स टू 7 - 2x + 3x स्क्वायर। ओके, देन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। इसको देखो आप लोग मुझे खुद ही जो है सॉल्व करके बता दो, जवाब दे दो। आई होप कि आप लोग जो है इसको कर लोगे, जवाब दे दीजिए। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ इसमें कि हमारे पास में x1 से x25 तक जा रहा है। ठीक है, लिमिट हमें पता है। तो वर्क डन के लिए वही फॉर्मूला, जब भी आपको फोर्स जो है वेरिएबल दे रखा हो, ये वेरिएबल फोर्स की यहाँ से आपको स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही? ये वेरिएबल फोर्स है तो वही निकालेंगे यहाँ पर। तो F और x डायरेक्शन का हो रहा है तो F डॉट dx, और x1 से x2, ये फॉर्मूला है हमारा वेरिएबल फोर्स के लिए। राइट, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है? देखिए 7 - 2x प्लस 3x स्क्वेयर, और साथ में हमारे पास में है dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे इसके? 0 टू 5।
तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए ये हो जाएगा 7x माइनस 2x² अपॉन 2 प्लस 3x³ अपॉन 3 और लिमिट 0 to 5। बात समझ में आई क्या? मैंने इंटीग्रेशन कर दिया सभी का। इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे बस अब वैल्यू पुट करनी है और वर्क डन की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले 7x है, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू रखिए यहाँ पे। तो 7 × 5, ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 का क्यूब, माइनस अब 0 रखेंगे, सभी में 0 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमें अब कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 35 माइनस 25 प्लस 125, 5 का क्यूब 125। तो देखोगे यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू आ गई मेरे पास। वर्क डन जो आ रहा है वो 35 एंड प्लस 100, 125 माइनस 25 तो 100, तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास 135 जूल, 135 जूल, ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। तो ये हमारा एक प्रोसेस था वर्क डन कैलकुलेशन का। बात समझ में आ रही है क्या? तो अभी तक आप देखिए कि हमने इतना पूरा जो लेक्चर कवर किया, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ वर्क डन की बात करी है, वर्क डन कैलकुलेशन की बात करी है, वर्क डन इंट्रोडक्शन की बात करी है, और किस किस टाइप से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसा फोर्स हो सकता है, वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है, दोनों के लिए क्या मेथड अप्रोच करने हैं। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का जो कॉम्पोनेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लेना है। ये सारी कहानी हमने यहाँ पर अभी तक देखी है, ठीक है। आप इस लेक्चर को पूरा अंत तक अगर देख रहे हो तो बहुत ही शानदार बात है, लाइक करो इसको, और आपको जो है अगला लेक्चर भी इसी पर बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी समझेंगे, फिर उसके बाद उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा हमारी सीरीज चल रही है, और इसमें टोटल आप स्लाइड्स जो है पूरा अगर इसको मतलब देखें शुरुआत से, तो हमने वर्क को पूरे अच्छे से, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, पूरा कवर कर लिया है, और लास्ट तक आते आते हमको सारी चीज़ें वर्क के बारे में समझ में आ जानी चाहिए, ठीक बात है। तो अब जो है हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।